नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जग्गू का संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म जग्गू का जीके हब और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने ये जो टॉपिक आपका है ये इंडियन ज्योग्राफी वाला टॉपिक है और इंडियन ज्योग्राफी वाले टॉपिक को लास्ट प्रीवियस यानी जो भी लास्ट क्लास हमारी थी उसमें मैंने वो वाला टॉपिक आपको बताया था। तो उसमें उसका जो टॉपिक का नाम था, जो सब्जेक्ट था, वो था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। क्या था? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश था। और उस उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बाद हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा था उत्तर भारत का विशाल मैदान। समझ गए ना मेरी बात? कि पहले तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ा था जिसके अंतर्गत हमने हिमालय क्षेत्र पढ़ा था पूरा कंप्लीट। अब हम पढ़ रहे थे उत्तर का विशाल मैदान, जिसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। और इस मैदान की विशेषता हमने बताई थी और इस मैदान का डिवाइडेशन बताया था कि यह जो मैदान है ये अलग अलग भागों में डिवाइड है, अलग अलग भागों में विभाजित है। हर भाग की अपनी अलग भूमिका और अपनी अलग इंपॉर्टेंस मानी जाती है। इसमें कुछ भाग मैंने करे थे, कुछ चित्र आपको बताने थे और ये पूरा का पूरा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान था इस टॉपिक को कंप्लीट करना था, क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, निश्चित रूप से पूछे गए हैं। तो वन बाय वन सारे टॉपिक्स ले लेंगे तो और आराम से पढ़ेंगे तो ना तो कोई कंफ्यूजन रह जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि ना ही कोई अनसीन क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा जो आपको ज्यादा परेशान कर सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं वहीं से जहां से हमने छोड़ा था। मैंने ये टॉपिक आपको शुरू करा था उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश पहला, और दूसरा था उत्तर भारत का विशाल मैदान। जैसा कि आपने अगर लास्ट वीडियो को देखा हो तो उस लास्ट वीडियो में हमने जो मैदान था उसका एक तरह से 5 डिस्ट्रीब्यूशन किए थे। बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन तो 4 ही होते हैं, पर एक बाद में समुद्र में जब पानी गिरता है नदी का, तो तब वहां पर क्या होता है कि हम ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं जो जनरल विश्व में हर जगह पाया जाता है, इसलिए उसको भी एक तरह से आप मैदान का भाग मान सकते हो। तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं और फिर फटाफट हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप थोड़ा बात ध्यान रखना, जब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे तो सबसे पहली बात कि किस तरह से हम भागों को पढ़ें, जो मेन भाग है उनको किस तरह से हम पढ़ें। तो देखो, सबसे पहले उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर भारत के विशाल मैदान में अलग अलग बताए थे, छोटा छोटा लिख देता हूं। सबसे ऊपर बताया था आपको भाबर, भाबर के बाद चलेंगे तो फिर आपको बताया था तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र के बाद आपको बताया था बांगड़, बांगड़ के बाद आपको बताया था खादर, और खादर के बाद फिर आपको बताया था इस क्षेत्र को हमने क्या बोला था, डेल्टा कहा था। इस क्षेत्र को हमने क्या कहा था, डेल्टा के नाम से पुकारा था। तो इस तरह 5 होते हैं, भाबर, तराई, बांगड़, खादर और डेल्टा क्षेत्र होते हैं। इनकी अलग भूमिका है, क्योंकि यहां पर ये देखो, ये पर्वत है, पर्वत के एंड होते ही भाबर होता है, और ये सारी चीजें जितनी भी मैंने लिखी है यहां से यहां तक, ये सारी चीजें किस में इंक्लूड होती है, मैदान में इंक्लूड होती है। तो यहां आपको एक बात भली भांति पता चल गई कि पर्वतों की जो ओट होगी उसमें ही आपको कौन सा क्षेत्र मिलेगा, भाबर क्षेत्र। जो पर्वतों की ओट होगी उस ओट में आपको कौन सा क्षेत्र मिलेगा, भाबर मिलेगा। और जो बिल्कुल समुद्र होगा, जहां पर समुद्र होगा, जहां पर महासागर होगा, जहां पर जल राशि होगी, वहां पर आपको अंतिम क्षेत्र कौन सा मिलेगा, डेल्टा मिलेगा। यानी यदि आप भाबर पे खड़े हुए हो तो आप सबसे उत्तर में हो, और आप डेल्टा पे खड़े हुए हो तो उत्तर से आप गमन करके कहां पर आ गए, दक्षिण में आ गए। ठीक है, तो भाबर मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन भी आपको दे देता हूं, जो मैंने अभी डायग्राम भी पीछे बैकग्राउंड में रखा था वो भाबर क्षेत्र ही है। भाबर का मैंने विशेषता बताई थी, पर एक बार इसको बता के देखो, ये आपको जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा कौन सा क्षेत्र माना जाता है, भाबर क्षेत्र माना जाता है। ये पूरा क्षेत्र जो है ये कौन सा क्षेत्र है आपका, ये भाबर क्षेत्र है। आप यहां पर देख रहे हो, देखो आपको इस तरह से पर्वत दिखाई दे रहे हैं और पर्वतों से क्या आती है, नदियां आती है। ठीक है, हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो नदी के संदर्भ में देख रहे हैं। मैदानों को क्यों देख रहे हैं, पहले एक बात समझना है यहां पर, फिर हम आगे चलते हैं। देखो, कोई भी नदी है, देखो कोई नदी है, नदी कहां से आएगी, पर्वतों से आएगी। तो नदी सबसे पहले जब इस तरह आती है तो सबसे पहले कहां पहुंचती है, भाबर में। भाबर के बाद नदी कहां पहुंचती है, तराई में।
तराई के बाद बांगड़ भूमि का निर्माण करती है, फिर कुछ खादर भूमि का निर्माण होता है, और अंतिम रूप से समुद्र में गिरने से पहले क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी मिट्टी आएगी वो नदियों के रेस्पेक्ट में ही आएगी, ठीक है। तो इसलिए हम सीधे चलते हैं हमारे भाबर वाले पार्ट पर जो हम पढ़ रहे थे। अब समझना, यहां ये आपको पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, जो भी है ये, वैसे जो पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है हिमालय की रेंजेस है, शिवालिक रेंजेस, ठीक है। अब यहां आपने देखा होगा नदियां आती है, यहां आपको देखो एक नदी दिखाई दे रही है, ये देखो एक नदी दिखाई दे रही है। नदी जब पर्वतों से आती है तो अपने जबरदस्त फ्लो के साथ आती है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, नदी जब पर्वतों से आती है तो अपने जबरदस्त फ्लो के साथ आती है, परंतु यहां देखो आपको नदी का फ्लो कितना कम दिखाई दे रहा है और नदी की गहराई कितनी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि देखो ऐसे बड़े बड़े गोलाकार पत्थरों का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। और भी भाबर देखे होंगे, ये तो बहुत जनरल भाबर मैंने बताया है आपको, और भी कई भाबर होते हैं आपके उत्तराखंड में भी भाबर मिलेंगे, आपको नेपाल में भी मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में भी मिलेंगे, लद्दाख में भी मिलेंगे, कुछ भाबर आपको जम्मू कश्मीर में भी मिलेंगे। तो पर्वतीय क्षेत्रों की जो तलहटियां होती है, पर्वतीय क्षेत्रों के जो ओट होती है, उसमें इस प्रकार का क्षेत्र आपको दिखाई देता है। मैंने उस दिन जो भी विशेषताएं आपको लिखवाई थी, आपके पास सारा स्क्रीनशॉट होगा, टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दिया था, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। बड़े बड़े गोलाकार पत्थरों का क्षेत्र होता है, नदियां जब आती है इन पत्थरों के नीचे चली जाती है, और नीचे जाने के कारण नदी की गहराई हमें कम दिखती है, आसपास मृदा का पूर्ण रूप से अभाव है, इसलिए यहां आप देखते हो पूरा का पूरा, ये तो वनस्पतियां ओट वाली है, जो पर्वत की ओट वाली होती है, पर कृषि के हिसाब से पूर्ण रूप से अनुपजाऊ और बंजर क्षेत्र माना जाता है। और इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं भाबर क्षेत्र। इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, भाबर क्षेत्र के नाम से। तो आया होगा समझ में आपको अच्छी तरह से, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, तो फिर कभी जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरा क्षेत्र आपका कौन सा आता है, तराई आता है। तो अभी बात कर लेते हैं एक बार तराई की। किसकी बात कर लेते हैं, तराई क्षेत्र की बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तराई की बात करेंगे तो यहां दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने ये भी आपको लिखवाया था। एक तो अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है, ठीक है। एक ये क्षेत्र सबसे ज्यादा मलेरिया प्रभावित क्षेत्र है। एक यहां पर हरियाली पाई जाती है, हरियाली पाई जाती है, और साथ में क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। और थोड़ा सा क्षेत्र कैसा होता है, स्लोप वाला क्षेत्र होता है। कैसा होता है, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। इस क्षेत्र में काफी हद तक आपको क्या मिलेगी, ढलान मिलेगी, ढलान मिलेगी, ठीक है। हरियाली होगी पर एक बहुत लाइट स्लोप पाया जाता है, एक 1 और 2 डिग्री की हल्की ढलान पाई जाती है। तो ये आपका तराई क्षेत्र हो गया। और ये आपको जो नेपाल सीमा है, भारत की जो नेपाल सीमा है, उसके आसपास पूरा का पूरा तराई क्षेत्र पाया जाता है। हरियाली होती है, नदियां पुनः सतह पर आ जाती है, और यहां पर इसलिए आप कोई नदियां कुछ मिट्टी भी लाएगी, सतह पर भी आ जाएगी, हरियाली कर देगी, परंतु भूमि दलदली हो जाएगी, मच्छर हो जाएंगे, और मच्छर होते ही आप मान के चलिए कि मलेरिया के संक्रमण के मामले सामने आने लगेंगे, ठीक है। तो ये आपको चीजें इसमें ध्यान रखनी है। तो मैं एक डायग्राम बताता हूं जिससे आपको पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा स्ट्रक्चर आपको एकदम पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये वाला एक बार डायग्राम आप देख लो, ये देखो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है कि यहां तो आपके क्या थे, पर्वत थे। देखो यहां पर आपका क्या है, ये पर्वत है, ये हिमालय पर्वतमाला है, यहां पर तो आपका पर्वत है, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्षेत्र जो आपको बड़े बड़े पत्थरों वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र कौन सा, देखो पर्वत हो गए, पर्वत की ओट में क्या हो गया आपका, ये भाबर क्षेत्र हो गया। जैसे ही भाबर से नदियां नीचे आई तो यहां तो नदी अंदर नीचे की तरफ चली गई थी, यहां वापस सतह पर आ गई। तो देखो ये हरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा हरियाली ही यहीं दिखाई दे रही है। तो ये हरियाली वाला क्षेत्र आपका कौन सा हो गया, तराई क्षेत्र हो गया। ये तराई क्षेत्र भी आपको क्या करा था, यहां पर बताया था, ठीक है। अब देखो यहां ध्यान रखना आपको एक चीज, तराई क्षेत्र जैसे ही क्रॉस करेंगे, तराई क्षेत्र में अब क्या है, पहले तो बहुत वन पाए जाते थे, बहुत ही घने वन पाए जाते थे, परंतु लोगों ने व्यापारिक परिदृश्य के चलते हुए, व्यापारिक जो आपने कमर्शियलाइजेशन होता जा रहा है, तो वनों को तो यहां से साफ कर दिया गया है।
जो वन है, वनों को यहां से पूर्ण रूप से साफ कर दिया गया है और उसको साफ करने के बाद यहां पर कृषि योग्य क्षेत्र को विस्तारित किया गया है। तो अगर आप अब तराई में जाएंगे, मैं भी डायग्राम बताऊंगा, तो आपको ऐसा लगेगा कोई खेत ही खेत चल रहे हैं, जहां तक आपकी निगाहें जा रही है वहां तक खेत ही खेत चल रहे हैं। इस प्रकार का व्यू आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तराई हो गया। अब देखो यहां दो क्षेत्र आ रहे हैं, एक तो आ रहा बांगड़, ये क्षेत्र को मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं आए, ये बांगड़ हो गया। ठीक है, और देखो ये जो है क्षेत्र, ये आपका कौन सा दिखाई दे रहा है, खादर दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे हो कि लाइन से क्यों नहीं आया, तो लाइन से ये देखो बांगड़ है, पर बीच में कुछ क्षेत्र कैसा आ जाता है, खादर का आ जाता है, जो ऊंची भूमि हो जाती है। ऐसे ऊंची भूमि हो जाती है, मतलब जो नई मिट्टी आकर जमेगी। देखो ये पीली पीली मिट्टी दिख रही है, ये नई है, ये आपको पीली मिट्टी दिखाई दे रही है, नई है। तो जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको तो कहते हैं खादर, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जो कई वर्षों से जमा होती जा रही है, जमा होती जा रही है, जमा होती जा रही है, उसको क्या कहते हैं, बांगड़ कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़, अभी मैं लिखवाऊंगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहते हैं, और नवीनतम जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको खादर कहते हैं। तो भी देखो ये वैली बन रही है, रिवर वैली बन रही है, ये रिवर घाटी बन रही है यहां पर। ठीक है, तो एक बात हम हमेशा ध्यान रखते हैं, रिवर किसके पास है, रिवर जो है वो खादर के पास है। तो खादर में प्रतिवर्ष क्या आती है, बाढ़ आती है। बाढ़ आती है तो इसको बाढ़ के मैदान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये तो एक स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी मैं लगवा दूंगा उसमें, आपके जो टेलीग्राम पे जो डेली के डेली क्लास के जो ई नोट्स होते हैं, वो जो पोस्ट होते हैं, उसको भी मैं डलवा दूंगा। ठीक है, वहां आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पर ये आपको एक बार ध्यान रखना है। ठीक है, रिवर वैली हो गई। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखो इसमें, मैं चूंकि तराई पे था, आपको मैं क्या समझा रहा था, उस दिन का तराई दिखा रहा था, तो इसका एक जो डायग्राम है वो आपको मैं दिखा देता हूं, तो उसको थोड़ा एक बार ध्यान से देख लो। आप देखो दो डायग्राम आपको दिखाई देंगे। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पूरा तराई क्षेत्र है, ये कंप्लीट क्षेत्र। देखो ये बीच में से सड़क जा रही है, ये रोड जा रहा है बीच में से पूरा, ये देखो ये पूरा का पूरा जो बीच में से जा रहा है, ये ब्लैक पेन से दिखा देता हूं थोड़ा सही दिखेगा, ये पूरा का पूरा आपका क्या जा रहा है, रोड जा रहा है, ये आपका रोड जा रहा है, और दोनों तरफ आपको देखो विशाल जो खेत हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस तरह का क्षेत्र होता है जहां पर नदी का पानी बहुत ज्यादा पाया जाता है, मिट्टी यहां पर दलदली हो जाती है। भाई नदी का पानी ज्यादा है तो मिट्टी भी ज्यादा होगी, मिट्टी कैसी हो जाएगी, यहाँ पे दलदली हो जाएगी, और साथ ही साथ ये बीच में रास्ता चल रहा है। अगर कभी मौका मिला आपको नेपाल जाने का, तो आप देखोगे जैसे हम गोरखपुर जिले से नेपाल यानी काठमांडू की तरफ चलते हैं, तो वहां पर करीब 100-200 किलोमीटर का रास्ता ऐसा चलता है जिसमें आपको क्या मिलेंगे, ये तराई क्षेत्र मिलेंगे। एक बॉर्डर है यहां पर, इस बॉर्डर को हम क्या कहते हैं, सोनाली बॉर्डर के नाम से जानते हैं। और वो सोनाली बॉर्डर में बहुत ज्यादा आप दोनों तरफ देखोगे तो आपको तराई के दर्शन हो जाएंगे। तो ये तो केवल एक तराई का क्षेत्र आपको बताया है, एक और क्षेत्र है तराई का, ये कुछ डायग्राम है लिए हुए हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया हो जाएगा। देखो ये क्षेत्र भी जो आपका है ये तराई है, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये क्षेत्र भी कौन सा आपका, ये तराई क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र को ध्यान से आप लोग देखो, देखो इस क्षेत्र में आपको पर्वत श्रृंखलाएं भी दिखाई दे रही है, पर्वत श्रृंखला के नीचे यहाँ भाबर होंगे, और उसके नीचे फिर आपको ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र दिख रहा है ये कौन सा क्षेत्र है, तराई है। ये किसी कोई खेत वेत का डायग्राम नहीं है, ठीक है ना, ये खेत वेत की फोटो नहीं है, खेत तो है पर खेत में भी ये किस भूमि का मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, ये तराई क्षेत्र का उदाहरण दे रहा हूं। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, तराई क्षेत्र हो गया। समझ गए आप लोग, तराई का मैंने डिस्क्रिप्शन उस दिन लिखवा दिया था, और अब यहां पर ये तराई क्षेत्र का जो डायग्राम है ये बता दिया। ठीक है, कोई जिनके पर्टिकुलर डायग्राम है वो तो मैं आपको हाथों हाथ बताऊंगा, ठीक है, जो आपको समझने वाला है। खादर बांगड़ के कोई ऐसे पर्टिकुलर डायग्राम नहीं है, इसलिए बाकी ये जो पे है जो है वो आपको अच्छे समझने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले देखिए, अब आ गए यहाँ पे, अब तीसरे पे चलते हैं हम, एक बार ध्यान से देखना। देखो थर्ड पे चलेंगे तो यहां हम लिख देता हूं मैं बांगड़, बांगड़, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। तो पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बांगड़ कहते हैं। मैं दोनों यहां पे लिखवा देता हूं एक साथ ही,
और यहां पर मैं लिख देता हूं खादर। एक तो हो गया आपका बांगड़, एक कौन सा हो गया आपका बांगड़ हो गया, और एक कौन सा हो गया खादर हो गया। ठीक है, तो ये जो बांगड़ है ये क्षेत्र थोड़ा व्यापक होता है। कैसा होता है? व्यापक। उपजाऊ ये भी होता है पर व्यापक क्षेत्र है। अच्छा, यहां कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी तो आप समझ ही गए हो बे दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी तो आप समझ ही गए हो ना। कैसे कि कोई भी नदी बहकर आ रही है, जब कोई नदी बहकर आ रही है तो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी को लेकर आ रही है। तो वह जलोढ़ मिट्टी जो एक ही स्थान पर वर्ष दर वर्ष फिर ये वर्ष बीता, फिर दूसरा वर्ष बीता, तो जमा होके इस तरह का क्षेत्र बनता जा रहा है, तो उसको तो हमने क्या बोल दिया? बांगड़ बोल दिया। और जो इस साल नदियों द्वारा नवीन मिट्टी बहाकर लाई गई है, उससे जो निचला क्षेत्र बनेगा उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है, और ये होता है नवीनतम जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। ये होता है नवीनतम जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। तो वो तो हो गया आपका पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, और ये आपका कौन सा हो गया? नवीनतम जलोढ़ मृदा का क्षेत्र हो गया। ठीक है, दूसरी चीज ये होता है अपेक्षाकृत कम उपजाऊ। अपेक्षाकृत कम उपजाऊ क्षेत्र होता है। ये जो बांगड़ वाला क्षेत्र है ये थोड़ा मतलब उपजाऊ तो बहुत है, मैं ये नहीं कह रहा उपजाऊ नहीं है, पर इस खादर की तुलना में क्या होगा? कम उपजाऊ होगा। ये पॉइंट्स हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाएंगे तो वहां हम छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान नहीं देते, उन्हीं पॉइंट्स पे तो ध्यान देना है ताकि क्वेश्चन मिस नहीं हो। और कोई ये नहीं है कि आप आरएएस की दे रहे हो तो ये ऐसी तैयारी चाहिए। आजकल तो हर परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, वरना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखो। एक बार यहां देखो, इस तरह से अधिक उपजाऊ क्षेत्र, अधिक उपजाऊ क्षेत्र। अब क्या होता है कि कोई नवीन नदी जब आ रही है, कोई नदी आ रही है, तो अपने साथ जो इस साल मिट्टी बहाकर ला रही है, तो पर्वतों को ऊपर से काट कर आ रही है, तो उसमें लवण खनिज आदि मौजूद हैं, और उन खनिजों की वजह से जो आपकी खादर क्षेत्र की मिट्टी होती है वो थोड़ी उपजाऊ अधिक मानी जाती है। तो एक तो ये चीजें आपको बता दी। ठीक है, ये तो ध्यान रखना। अब देखना यहां पर, जब ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी जमती जाएगी, जैसे कोई क्षेत्र है, नदी आई मिट्टी छोड़ गई, थोड़ी आगे ले गई, फिर नदी आई थोड़ी मिट्टी छोड़ गई, फिर मिट्टी छोड़ गई, फिर मिट्टी छोड़ गई, फिर मिट्टी छोड़ गई, तो ये क्षेत्र ऊंचा हो जाता है। तो यहां देखना, दो नदियों के बीच का उच्च उपजाऊ प्रदेश, दो नदियों के बीच का उच्च उपजाऊ प्रदेश जो होता है, उसको उच्च उपजाऊ प्रदेश को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दो नदियों के बीच का जो उच्च उपजाऊ प्रदेश होता है, उस प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं दोआब। दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच का उच्च उपजाऊ प्रदेश, जिसको दोआब कहते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन भारत में जो एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, इसको हम बोलते हैं गंगा यमुना दोआब। उत्तर प्रदेश में मिलेगा आपको गंगा यमुना दोआब, भारत के सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेशों में से एक माना जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? गंगा यमुना दोआब के नाम से जानते हैं। तो आपको क्लियर हुआ क्या चीजें? ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, ये भी दोआब वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, कौन सा अधिक उपजाऊ है ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, और बांगड़ खादर तो बहुत बार पूछे गए, सब्जेक्टिव में भी पूछे गए और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे गए। ठीक है, अब यहां वहां पर एक बार खादर, जैसे आप खादर क्षेत्र पर आते हो तो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ है। अब आपको अभी मैंने डायग्राम में बताया था, ये देखो थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्षेत्र जो बांगड़ क्षेत्र है ये यहां पर है, जबकि खादर क्षेत्र नदियों की जो रिफ्ट वैली है, नदी घाटी के क्या माना जा रहा है? पास माना जा रहा है। तो नदी किससे निकट है? खादर से। तो खादर में बाढ़ आने की संभावना वर्षा ऋतु में होती है। फिर रिपीट कर रहा हूं, खादर क्षेत्र जो है, जो नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, ये नई जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र हो गया, अब ये क्षेत्र नदियों के नजदीक है,
नदियां यहाँ पे जमाव कर रही है, घाटी में से होकर बह रही है, इसलिए ये क्षेत्र जब वर्षा ऋतु में नदी में प्रवाह तेज रहता है तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती है कहां पर? यहां पर। तो देखिए इन क्षेत्रों को बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। ये जो क्षेत्र डिजाइन हुए हैं, इन क्षेत्रों को हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम बाढ़ के मैदान के नाम से भी जानते हैं। बाढ़ आएगी वर्षा ऋतु में, क्या आएगी? बाढ़ आएगी। फिर तो यहाँ पे 2-3 चीजें पूछी जाती है कि एक तो आपकी बाढ़ आएगी तो नदियां जो बिहार का शोक, तो बिहार का शोक अगर बोलेंगे तो कौन सी नदी हो गई? कोसी नदी। बिहार का शोक जिस नदी को बोलेंगे तो ये कौन सी नदी हो गई? कोसी नदी हो गई। भारत की सर्वाधिक, अभी मैं पहले लिख देता हूं फिर मैं समझाता हूं, देखो। अच्छा, फिर दूसरा आएगा आपका बंगाल का शोक। बंगाल का शोक, आगे नदियां आएगा तब तो पढ़ाऊंगा, पर चूंकि यहां समझाना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरा ये बंगाल का शोक दामोदर नदी, दामोदर नदी, ठीक है। और एक आपका हो गया उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक। तो वैसे तो उड़ीसा का शोक महानदी है, ध्यान से सुनना, महानदी है, परंतु ऑप्शन में महानदी नहीं दिया हुआ हो तो ब्राह्मणी नदी भी आंसर आपको मिल सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनना आप एक बार, जो मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूं। ये पूरा क्षेत्र आपको बाढ़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। ये जो पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये बाढ़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहां पर ये मैंने आपको अंतर बता दिया। जब इनमें बाढ़ आएगी तो इनको हम क्या बोलेंगे? बाढ़ का मैदान। भाई जब बाढ़ आएगी तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? जो आपका खादर क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आप क्या बोलोगे? बाढ़ के मैदान के नाम से जानोगे। तो बाढ़ का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बसे हुए जो ये वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर बाढ़ आती है, और भी जगह बाढ़ आती है पर यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। तो बिहार में बाढ़ किस नदी के कारण आती है? कोसी नदी। कोसी नदी कहां से आती है? नेपाल से। और भारत की सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदी भी कोसी कहलाती है। इस साल भी आपने देखा होगा बिहार में अनेक स्थानों पर बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी। बंगाल का शोक कौन सी नदी है? दामोदर नदी। अब दामोदर नदी आपको पता होना चाहिए कि जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बंगाल में जाती है, और बंगाल में इसके कारण बाढ़ आ जाती है, ठीक है। और ऐसे उड़ीसा का शोक महानदी है, ठीक है। पर कभी कभी ये देखा गया है कि ऑप्शन में महानदी नहीं होता, तो फिर आपका कौन सा ऑप्शन मिलेगा? ब्राह्मणी नदी। इसलिए दोनों ही आपको याद रखने हैं। अगर दोनों मिल जाए तो भी महानदी लिखना है, पर यदि किसी केस में महानदी ऑप्शन में ना हो तो आपको अपना आंसर कौन सा लिखना है? ब्राह्मणी नदी लिखना है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं मैंने आपको खादर और बांगड़ के बारे में बताई, जो ज्यादातर आपसे पूछी गई है, ठीक है। अब दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि आपको कल जो टॉपिक होगा वो मैं अब एक क्षेत्र आपका बच गया, वो कौन सा बच गया? डेल्टा। तो डेल्टा के बारे में बहुत एक व्यापक चीज है। मैं विश्व में भी जो प्रमुख प्रमुख डेल्टा हैं उनके भी नाम बताऊंगा, डेल्टा क्षेत्र के आपको कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगा, डेल्टा क्षेत्र पूरा समझाऊंगा, डेल्टा की विशेषताएं समझाऊंगा। तो वो काफी बड़ा टॉपिक है, तो उसमें लगभग हाफ एन आवर पूरा हो जाएगा। तो आज वो कराना फिलहाल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो क्योंकि अभी समय भी हो चुका है, इसलिए मैं कल वाला जो टॉपिक है वो स्पेशली डेल्टा क्षेत्र पे ही लूंगा। और डेल्टा क्षेत्र और वहां भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं या कौन से देश आते हैं उनकी विशेषता को भी आपको मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।